आप लोगों को कुछ मिला था? नहीं सर, ऐसे तो नॉर्मली पता चल जाता है कि आग कैसे लगी, पर यहाँ पर तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आग लगी कैसे। अच्छा, ठीक है, देखो एम्बुलेंस कहाँ तक पहुंची। जी सर। बहुत बुरी तरह से झुलस गया। कमाल है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आग कैसे लगी है। कैसे हुआ ये सब? सब कुछ तो बिल्कुल ठीक था, पता नहीं ये आग कहां से लग गई। इतने सारे लोगों की बद्दुआएं तो लगेंगी ना। क्या कहा तुमने? पता चला था सर कि दिलीप साहब किसी कोर्ट के केस में फंसे हुए थे। काफी बड़ा चक्कर था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले छूट भी गए थे। काफी लोग नाराज भी थे इस बात से। कहीं इसी चक्कर में किसी ने दिलीप को मार तो नहीं दिया? नहीं, कोर्ट ने बरी कर दिया था मेरे पति को, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। क्या केस क्या था? 9 साल पहले जीजू के थिएटर में आग लग गई थी, जिसके कारण कुछ लोगों की मौत हो गई थी और सारा इल्जाम जीजू पर आ गया था। ऐसे कैसे हवा में आग लग सकती है? जरूर किसी की प्लानिंग है। किसी पे शक है आप लोगों को? कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है, अनीता भी कर सकती है। कौन कौन है अनीता? टोनी की वाइफ, और वो आज यहाँ आई भी थी। अनीता, दूसरों का घर बर्बाद करके अपने परिवार के साथ खुशियां मनाई जा रही है। वेरी गुड, वेरी गुड, वाह। लेकिन एक बात याद रखना, उन लोगों की तरह तुम भी तड़प तड़प के मरोगे। सिक्योरिटी! ए चुप! आवाज नीचे। निकालो उसको बाहर, निकालो! आउट! लगता है तुम दोनों अपने अंजाम से वाकिफ नहीं। तुम्हारा बुरा समय अब शुरू हो गया है, याद रखना। तूने जो किया है ना मेरे टोनी के साथ, याद रखना, इसके बाद तू नहीं बचेगा। सुना तूने? ले जा इसको। तू नहीं बचेगा, नर्क में चलेगा तू। अरे देख क्या रहा है, ले जा इसे। नर्क में चलेगा तू, तड़प तड़प के चलेगा, याद रखना। अरे जा। लेट्स एंजॉय रोहन। अरे भूल जाओ। दिलीप और रोहन जिस केस में फंसे थे, उसी केस में कोर्ट ने टोनी को सजा दी थी। अच्छा, किस किस को पता था कि आप लोग यहाँ रेस्टोरेंट में आने वाले हैं? पता नहीं सर। अच्छा, दिलीप जी के आने से पहले इस चेयर के आसपास किसी को देखा था क्या? किसी अनजान आदमी को? नहीं सर, किसी को नहीं देखा सर। ये टेबल किसने रिजर्व किया था? दिलीप जी का फोन आया था, कह रहे थे कि हमारे लिए टेबल रिजर्व रखो। हमेशा यहीं बैठते थे, इसी टेबल इसी चेयर पर, रेगुलर कस्टमर थे हमारे। किसी को पहले से पता था कि दिलीप यहाँ इसी टेबल पे बैठेगा? सर, कुर्सी के पास तो ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे आग लग सकती हो। कमाल की मिस्ट्री है यार। सीसीटीवी कैमरा, इसकी फुटेज से पता चलेगा क्या हुआ था यहाँ पे। ओह माय गॉड, ये सब कैसे हो गया? कौन कर सकता है सब? उसी ने जिसने दिलीप का खून किया, सबूत मिटाने के लिए। तो ऐसे कैसे कोई मॉनिटर रूम में घुसा है? सिक्योरिटी कहाँ है तुम्हारी? सर, इस रूम में सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं है, इससे पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। सर, सर मुझे नहीं लगता उसके पास टाइम होगा सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने का। सर, उसने बस तोड़फोड़ कर दी है।
अगर हम किसी एक्सपर्ट को बुलाते हैं सर, तो वो शायद हार्ड डिस्क से रिकवर कर पाए सर। सर 9 साल पहले दिलीप और रोहन का एक थिएटर था जिसमें आग लग गई थी। एग्जिट और एंट्री डोर बंद होने की वजह से इस आग में 12 लोग जल के मर गए। विक्टिम्स की फैमिली ने केस किया तो इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उस वक्त एक गार्ड ड्यूटी पे था। हाँ, टोनी। हाँ सर कोर्ट में साबित हो गया कि टोनी ने बहुत शराब पी रखी थी और शराब के नशे में वो इतना धुत था कि वो इमरजेंसी एग्जिट भी खोल नहीं पाया। हाँ, बस टोनी की बीवी अनीता ये मानने को तैयार ही नहीं कि गलती टोनी की है। सर सिर्फ उसका ही नहीं, बहुत सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स ने भी कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई थी। जब ये हादसा हुआ था उस वक्त दिलीप और रोहन के खिलाफ सॉलिड एविडेंसेस थे, लेकिन फिर केस चलता रहा। 9 साल हो गए। कुछ विटनेसेस ने गवाही बदल दी और कुछ कंट्री से बाहर चले गए। सर, दिलीप और रोहन ने जरूर पैसे और पावर का इस्तेमाल किया होगा और यह बात टोनी को पता चल गई होगी। उसी ने भेजा होगा अनीता को दिलीप को मारने के लिए। पर फ्रेडी, जब अनीता वहां थी ही नहीं तो आग लगाई कैसे? नहीं, सिक्योरिटी वालों ने तो उसे बाहर निकाला था रेस्टोरेंट में से। ऐसी कौन सी चीज है जो अचानक आग लग सकती है? सर शायद डॉक्टर सालुंके हमारी मदद कर सके, या फिर अनीता। किस बात पे इतना हैरान है? मेरी हंसी पे या दिलीप की मौत पे? दिलीप की मौत पे तुम इतना खुश क्यों हो रही हो? अब मैं खुश नहीं होंगी तो और कौन होगा? कल रात रेस्टोरेंट से निकलने के बाद तुम कहां गई थी? जेल, अपने पति से मिलने। वार्डन के पास सारे रिकॉर्ड हैं, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। वो तो हम करेंगे, और ये भी कि आखिर तुमने वो आग लगाई कैसे? कोई काला जादू किया तुमने? दिलीप को अचानक आग कैसे लग गई? काला जादू आता तो जरूर करती, पर मैं बहुत खुश हूं। ये दिलीप भी उसी तरह तड़प तड़प के मरा है जिस तरह 9 साल पहले वो बेकसूर लोग मरे थे, जिसकी सजा मेरा पति टोनी भुगत रहा है। तुम ये कैसे कह सकती हो कि टोनी की गलती नहीं थी? तुम तो वहां थी नहीं। मैं वहां नहीं थी, लेकिन टोनी यहां था। उस दिन उसकी तबीयत खराब थी। उसने अपने मालिकों से, रोहन और दिलीप से कहा वो जल्दी घर आ गया आग लगने से पहले। गलती उन दोनों की थी। अरे पुराना दरवाजा ठीक ही नहीं करवाया, जिसके कारण वहां आग में वो लोग झुलस के रह गए। मेरे पति की गलती नहीं थी, उन दोनों की थी। तो बहुत गुस्सा आया होगा ना तुम्हें? दोनों को मारने का भी मन किया होगा। 12 लोग मरे हैं वहां। मुझसे कहीं ज्यादा गुस्सा उन लोगों के परिवार वालों को आया होगा, पर वो बहुत खुश होंगे अब दिलीप की मौत की खबर सुनकर। बहुत खुश होंगे। वो लोग और भी खुश हो जाएंगे जब रोहन चल के मरेगा। सर 42 लोग हैं, उन 12 विक्टिम के करीबी रिश्तेदार और फैमिली वाले। सस्पेक्ट ज्यादा और वक्त कम। सर सबसे पहले इन 42 लोगों में से उन लोगों के नाम हटा देते हैं जो कल दिलीप की मौत के वक्त शहर में नहीं थे। सर 9 साल हो गए इस बात को। शायद कितने लोग देश भी छोड़कर चले गए होंगे और कुछ लोगों की मौत भी हो गई होगी। फिर भी पता तो लगाना ही पड़ेगा। देखो कितने लोग शहर में थे जब दिलीप की मौत हुई।
कितने बजे? 27 लोग हैं सर, जो उस वक्त शहर में थे, और उनके पास दिलीप को मारने की वजह थी। ठीक है, तो लाओ सबको ब्यूरो में, देखते हैं क्या कहानी सुनाते हैं ये लोग अपनी बेगुनाही की। जेम्स, तुम्हारे पिताजी 9 साल पहले थिएटर में लगी आग में जलकर मर गए, है ना? यस सर। आपके हस्बैंड फिल्म अकेले देखने गए थे? उस दिन मैं बिजी थी, इसलिए वो अकेले ही चले गए। कल रात कहां पर थे तुम? सर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ था। सर मैं पासपोर्ट ऑफिस गया था। उन दोनों को मैं ऐसे बच के नहीं जाने दूंगी। तो क्या किया तुमने? सोचा कि दिलीप से फेस टू फेस मिलूंगा और उससे पूछूंगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। सर उसके बाद मैं अपने फ्रेंड के साथ घर पे गया। मैं अपनी वाइफ के साथ मॉल में था। सर आप मेरे फ्रेंड से पूछ सकते हैं। सर मैं उससे मिलता तो रेस्टोरेंट तक जिंदा नहीं पहुंच पाता। दिलीप को उसके किए की सजा मिल गई। मुझे मालूम चला रेस्टोरेंट से कि दिलीप के साथ क्या हुआ, तो दिल को सुकून मिला सर। अब बचा रोहन, उसको भी उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। अब इन 27 लोगों में से उन लोगों के नाम रहने दो जो घुमा फिरा के जवाब दे रहे थे और जिन्होंने अपने जवाब पहले से ही तैयार करके रखे थे। सर अब 15 बजे। अब इन 15 लोगों को उस दिन के बारे में पूछते हैं जब 9 साल पहले थिएटर में आग लगी थी। देखते हैं किसे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, कौन मुंह फेर लेता है। सर मेरा भाई 10वीं पास हो गया था। उसने कहा पार्टी देनी है, दोस्तों को पिक्चर दिखाना है। ऐसे तो सर मैंने वो पैसे उसे दे दिए। काश वो पैसे मुझे उसे देने नहीं चाहिए थे सर। जिसने भी ये किया बहुत अच्छा किया। आज मैं खुश हूं, आज मैं बहुत खुश हूं। कुमार साहब, आप यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, है ना? यस सर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फिजिक्स। लेकिन मेरे खुद के बेटे को पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बहुत डांटता था मैं उसे, लेकिन अनिकेत के ऊपर कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। एक नंबर का बदमाश बन गया था वो। उस दिन भी वो कॉलेज से बंक करके दोस्तों के साथ फिल्म देखने चला गया और सर और वापस घर पे कभी नहीं आया। हिमेश, राइट, कॉन्ट्रैक्टर हो ना तुम? हाँ सर। हिमेश, 9 साल पहले तुम अपनी पत्नी के साथ फिल्म देखने गए थे उस थिएटर में। नई नई शादी हुई थी मेरी, सलोनी के साथ फिल्म देखने के लिए गया था। उसको भूख लगी थी, मैं समोसे लेने के लिए बाहर गया। मैं वापस आया तो देखा वहां के दरवाजे लॉक हो गए थे। वहां अंदर से लोगों की चिल्लाने की आवाज आ रही थी और धुआं निकल रहा था वहां से। मैंने सिर्फ दरवाजे खोलने की बहुत कोशिश की। मैंने बहुत कोशिश की। मैं पागलों की तरह दरवाजा को ठोकता रहा, पीटता रहा। सलोनी चिल्लाता रहा, अरे कोई दरवाजा खोल दो यार, सलोनी। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका सर, मैं कुछ नहीं कर सका। अपनी सलोनी को मैं बचा नहीं सकता। वहां पे एक गार्ड भी था ना, टोनी, उससे भी दरवाजा नहीं खुला क्या? नहीं था सर। वहां कोई और गार्ड, किसी और को देखा था तुमने? कोई नहीं था सर, कोई नहीं था। मैं 9 साल पहले जो बात कोर्ट में कहा वही आज कह रहा हूं। जब सिनेमा हॉल में आग लगी थी उस वक्त टोनी वहां पर नहीं था सर। सर ये हैं हमारे फाइनल 15 सस्पेक्ट जो दिलीप को मार सकते हैं। सो कॉप्स कह रहे थे कि फायरमैन को भी पता नहीं चला कि आग का एग्जैक्टली सोर्स क्या था। उन लोगों को तो जनरली धुआं का पता चल जाता है।
कि वहां पर ऐसी कौन सी चीज थी जो तुरंत आग पकड़ती है, लेकिन उन्हें पता नहीं चला। उन्हें पता नहीं चला। उन्हें इसलिए पता नहीं चला क्योंकि उस चीज की न तो कोई खुशबू थी न कोई रंग था। एग्जैक्टली सर, मतलब अगर लिक्विड होता ना तो इस दिलीप को पता चलता जब वो चेयर पे बैठता, उसे फील होता। और अगर पाउडर होता तो हमें टेस्टिंग में पता चल जाता। इसका मतलब ये तो गैस, जिसका मतलब ये गैस है। गैस? तो इसीलिए उस फायरमैन को पता नहीं चला कि किस चीज से आग लगी है। इनफ्लेमेबल गैस बॉस, जिसे सिर्फ एक स्पार्क की जरूरत होती है आग पकड़ने के लिए। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। दिलीप इस कुर्सी पर बैठा था, तो गैस कुर्सी पर आई कहां से? कुर्सी से ही। क्या? कुर्सी से? वो ऐसे बॉस, जिस चेयर पे ये दिलीप बैठा था उसके नीचे की तरफ किसी ने ज्वलनशील गैस का स्प्रे किया हुआ था। मरते वक्त दिलीप के कांटेक्ट में दो चीजें थी, एक तो ये चेयर जिस पे वो बैठा था और एक वाइन का ग्लास जो उसने हाथ में पकड़ा हुआ था। हमने ये दोनों चीजें चेक की तो इस चेयर के ऊपर से हमें इनफ्लेमेबल गैस के कुछ ट्रेसेस मिले। बॉस, हमारे आसपास वातावरण में स्वतः ज्वलनशील पदार्थ होते हैं जो कभी कभी स्पॉन्टेनियसली जल जाते हैं, जैसे कि मार्श गैस एक नेचुरल बायोगैस है और ज्वलनशील गैस इसका मेन कंपोनेंट है। मतलब इनफ्लेमेबल गैस कभी भी हवा में ऐसे ही जल जाती है? नहीं ब्रेडी, अपने आप नहीं। जब वातावरण में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा हो जाती है और वो वातावरण की ऑक्सीजन के साथ मिल जाती है तो एक सुपर हाई टेम्परेचर का निर्माण होता है, जिसकी वजह से ये आग लगती है। लेकिन सालू के साहब, वहां तो ऐसे कोई हाई टेम्परेचर वाली चीज थी नहीं। एग्जैक्टली, ऐसा कोई डायरेक्ट सोर्स नहीं था जिससे गर्मी पैदा हो सके बॉस। इसीलिए मुझे लगता है खूनी ने कोई एक्स्ट्रा डिवाइस का इस्तेमाल किया है ये अचानक इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। और ये कुर्सी तो तैयार बैठी थी, इसे तो सिर्फ एक स्पार्क की जरूरत थी। पर सर, ऐसे कोई हीट कैसे पैदा कर सकता है? हाँ, कर सकते हैं ना पूरे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास पर सूरज की किरणों को खास तरीके से फोकस करके हम बचपन में कागज जलाया करते थे। लगता है इस रेस्टोरेंट में फिर से जाना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा किस चीज से आग लगी है। पूरा एरिया छान मार लिया सर, लेकिन ऐसी वो चीज ही नहीं मिली जिससे आग लग सकती है। और ये ओपन रेस्टोरेंट है। जब खूनी ने दिलीप के चेयर के नीचे वो इनफ्लेमेबल गैस स्प्रे किया तो किसी ने तो देखा होगा। वही तो, चेयर में अपने आप आग लग गई और दिलीप चल के मर गया। किसी ने कुछ देखा नहीं और ना ही कोई सबूत हमारे सामने आ रहा है। सर, उस डेटा एक्सपर्ट ने सीसीटीवी फुटेज रिकवर कर ली है, आप देख सकते हैं सर। गुड, तुम लोग यार देख लो, तब तक मैं देखता हूँ यहाँ पे कुछ मिलता है क्या। सर, दिलीप और उसकी फैमिली के आने के 15 मिनट के पहले की फुटेज है ये। ये कुर्सी चेंज कर रहा है। इसका कोई दूसरा एंगल है क्या इसी टाइम का? चेक करो। एक मिनट सर। ये कुर्सी के साथ क्या कर रहा है? गैस स्प्रे कर रहा है क्या? हाँ, तो उसने अपने चेयर पे गैस स्प्रे किया और उसने अपनी कुर्सी को उस कुर्सी से बदल दी जिस पे दिलीप बैठने वाला था। आ गया। अच्छा, ग्रेट, गुड वर्क, गुड वर्क। क्या हुआ सर? जिसने भी दिलीप की कुर्सी के साथ छेड़खानी की ना, उसका पता चल गया है। वो एक आदमी है, उसका मिलता जुलता हुलिया भी मिला है। अब देखते हैं, जय भेजने वाला है फोटोग्राफ।
टोनी इन बचे लोगों में से ही कोई एक है, इन्हीं में से एक। और अब इसका अगला शिकार रोहन है। मुझे लगता है कोई मेरी और दिलीप की रिहाई से खुश नहीं है। मेरी जान को खतरा है यहाँ पर। आई विल टॉक टू यू लेटर। बाय सर, एवरीथिंग इज ओके। ऑल राइट, तुम यहीं पर रहना और किसी को भी अंदर मत आने देना। बी अलर्ट। ओके? ओके सर। बचाओ बचाओ, बचाओ, पानी पानी, बचाओ बचाओ, कोई है? कौन सा? बचाओ, पानी पानी, कौन सा? क्या हुआ यहाँ पर और कैसे? यहाँ पर भी और किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं है, इस जमी लाश की बदबू के। ये मर्डर भी इन्फ्लेमेबल गैस से हुआ है शायद। ये सब हुआ कैसे? हाँ? सर, मैं रोहन सर का बॉडीगार्ड हूं सर। अच्छा, तो फिर ये आप लोग कहां थे जब ये सब हुआ? सर, रोहन सर ने मुझे बाहर निगरानी के लिए कहा था, तो थोड़ी देर के बाद सर उनके चिल्लाने की आवाज आई तो मैं उनके कमरे की तरफ भागा, लेकिन सर दरवाजे के चारों तरफ से धुआं देखा तो मैं दूसरी चाबी से दरवाजा खोल के अंदर गया तो देखा कि सर रोहन सर जले पड़े थे।
आप लोगों को भी कुछ पता नहीं है। कमाल है, कमरे के अंदर कोई लीड नहीं मिला, शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है, ये पर्दा अंदर से बंद है, ये विंडोज परमानेंटली क्लोज्ड है, कोई बाहर से अंदर भी नहीं आ सकता। अब बाहर से अंदर कोई व्यू भी नहीं है, कोई देख नहीं सकता, तो फिर आदमी मरा कैसे? इससे लगी है आग बॉस। ये इस चीज से ये है क्या सर? फिलामेंट है। फिलामेंट? इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर का फिलामेंट। और जब इस फिलामेंट में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो ये गर्म होकर के लाल हो जाता है। बॉस, टोनी ने भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया है उस ज्वलनशील गैस को जलाने के लिए। पर वहां रेस्टोरेंट में जहां पर दिलीप की मौत हुई थी, वहां पर तो हमें ऐसा कोई फिलामेंट वगैरह नहीं मिला। और इतनी छोटी सी चीज है, वो खुली जगह है, उड़ गई वो भी शायद कहीं, लेकिन यहाँ तो पूरा कमरा बंद है, इसीलिए पलंग के नीचे मिल गया मुझे। लेकिन सर, फिलामेंट से करंट पास होने के लिए वायर्स का कोई ना कोई कनेक्शन तो होना चाहिए ना बेड तक। होगा, यही कहीं होगा जरूर। तो पूरा बेड चेक कर लिया हमने, कमरा चेक कर लिया, ऐसा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला सर। दया, वो दरवाजा कैसा? मैनेजर। यस सर। वो दरवाजा कहाँ खुलता है? सर दूसरा रूम है जो इस रूम से कनेक्टेड है सर। अब वैसे ये रूम सील रहता है, इसे कोई खोलता नहीं सर। खोलो दरवाजा। यस सर। आइए सर। मैनेजर साहब, किसका कमरा है ये? कौन रहता है इस कमरे में? गेस्ट है कोई सर, डिटेल्स चेक करनी पड़ेगी। मंगाओ। ओके सर। सर, वहां उस कमरे में जो कुछ भी हुआ है सर, वो इसी कमरे से किया गया। लेकिन अगर करंट इस रूम से पास किया गया है तो यहाँ से उस बेड तक कोई ना कोई वायर तो होनी चाहिए ना। और अगर वायर अगर होती तो बॉस रोहन को दिखाई भी देनी चाहिए। हाँ, शायद उसके बॉडीगार्ड ने भी देखा हो। बुलाओ उसके बॉडीगार्ड को। आप आया। एक बात बताओ, जब तुम रोहन के कमरे में आए थे तब कोई वायर देखी यहाँ इस दरवाजे से उस कमरे में जाते हुए? कुछ भी नहीं सर, रोहन सर के रूम के अंदर जाने से पहले मैंने रूम को पूरी तरह से चेक किया था सर, लेकिन वायर जैसी कोई चीज उस रूम में नहीं दिखाई दी। ठीक है, जाओ तुम। जो कुछ भी हो दया, खूनी ने इसी दरवाजे का इस्तेमाल किया। इस दरवाजे से वो रोहन के इस कमरे में आया, उसने बेड पर इन्फ्लेमेबल गैस स्प्रे किया और किसी भी तरह से फिलामेंट को करंट दे दिया। बस फिलामेंट गर्म हो गई और इन्फ्लेमेबल गैस ने आग पकड़ ली, रोहन की मौत हो गई। बस एक बात पक्की है, ये जो कोई भी है उससे इलेक्ट्रिक और केमिकल्स की बहुत अच्छी जानकारी है। प्रोफेसर कुमार, फिजिक्स का प्रोफेसर कुमार, उससे बढ़कर और कौन जान सकता है इस सारे मामले में? दया, अच्छा इस प्रोफेसर कुमार से मिल लो। अच्छा दया, मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ। प्रोफेसर कुमार है घर पे? हाँ है, लेकिन आप लोग? सीआईडी सब ठीक तो है ना साहब? हाँ, उनसे कुछ पूछताछ कर दी है। कहाँ है वो? बाहर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मैं बुला के लाता हूँ। कोई बात नहीं, हम देखते हैं।
मिस्टर कुमार, हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। पूछिए, क्या पूछना है? इसे पहचानते हैं आप? ये तो फिलामेंट है। गुड, सही पहचाना आपने। आपको पता ही है फिलामेंट हमें कहां से मिला? ये तो आप ही को पता होगा कहां से मिला आपको। रोहन के बेड के नीचे से। कल रात उसी बेड पे रोहन जल के मर गया। व्हाट? रोहन की भी डेथ हो गई? कल रात आप कहां पर थे? रात 9 से लेकर सुबह 3 बजे तक। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? ये हमारे सवाल का जवाब नहीं हुआ मिस्टर कुमार। कल मैं पूरा दिन और पूरी रात घर पे ही था। कोई गवाह? जी हाँ, मेरा नौकर रामू और विकास। प्लीज कम हियर। यस सर। इन्हें बताओ मैं कल कहाँ था। सर हमारे एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे थे यहीं पे सर। कितने बजे से कितने बजे तक? सर शाम के 6 बजे से सुबह के 5:30 बजे तक। सर हमारे एग्जाम आने वाले हैं ना, तो हमने ही सर को रिक्वेस्ट किया था एक्स्ट्रा क्लासेस लेने के लिए। ठीक है सर, तुम जाओ बेटा। सर मेरे 5 स्टूडेंट्स और भी हैं जो कल सुबह 9 बजे से लेकर 5:30 बजे तक हमारे साथ थे। कहें तो उनको बुला लूं? ठीक है, अब मैं जा सकता हूं सर, बच्चों को पढ़ाना है। प्लीज प्लीज। थैंक यू। हाँ, तो बच्चों में ये कह रहा था कि बिना सोल्डरिंग वायर के भी हम मदरबोर्ड फिक्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडेसिव कंडक्टर। माय गॉड यार, ये क्या बात? क्या? अरे यार, ये गलती मुझसे कैसे हो गई? क्या? गॉड, बूढ़ा हो गया मैं, बूढ़ा हो गया मैं। एक काम करो, 1 घंटे बाद फॉरेंसिक लैब में मिलो, कुछ बताऊंगा। 1 घंटे बाद। अरे वो लो बस एक काम करो, इस स्विच से इन बल्ब्स को जलाओ। इस स्विच से? इस स्विच से? हाँ, इस स्विच से। यार ना कोई कनेक्शन है, कुछ है, कैसे जलेंगे ये? तुम सवाल बंद किया करो, कभी कभी मेरी बात भी मान लिया करो यार। कभी कभी। ये ले। क्या सर, ये तो कुछ हुआ भी नहीं। होगा होगा। अरे क्या होगा? होगा ही नहीं। अरे होगा यार, बिलीव नहीं होगा। 1 मिनट। क्या इसकी तबीयत ठीक है ना? हाँ? तो पता नहीं क्या हुआ है, वो जब से वो प्रोफेसर कुमार से मिलके आया ना, बस बल्ब के साथ ही खेले जा रहे हैं। बात बताओ, वो फिंगरप्रिंट्स का क्या रिपोर्ट आया? वही जो फिंगरप्रिंट्स उन्हें होटल वाले से लिए थे और रूम में उठाए थे। तो फिंगरप्रिंट तो बहुत सारे मिले, लेकिन सारे स्टाफ मेंबर्स के ही हैं, उसके अलावा और किसी के नहीं मिले। ये कैसे हो सकता है? तो भाई साहब जरा इधर भी ध्यान दीजिए। हाँ हाँ, ध्यान है। हाँ। सर ये बल्ब जलने कैसे लगे? क्या बात है सालूकी साहब, बिना वायर के सारे बल्ब जला दिए। लेकिन सालूकी साहब, ये सब आपने किया कैसे? ठीक वैसे ही हुआ ये फ्रेडी, जैसे कि खूनी ने किया था उस दिलीप की कुर्सी पे और रोहन के बेड पे। जादूगर सालुंखे, साफ साफ बताइए, आपने ये किया कैसे? करंट क्या हवा में से आया? हवा में से नहीं आया बॉस, करंट आया है इलेक्ट्रिक पेंट के जरिए। इलेक्ट्रिक पेंट? हाँ, इलेक्ट्रिक पेंट। दरअसल बिजली के जो तार होते हैं वो मेटल के होते हैं, और मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए करंट उनमें से पास होकर के जाता है। ठीक इसी तरीके से कुछ पेंट भी होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रिक पेंट कहते हैं, और ये भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इनमें से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, और कमाल की बात यह है कि ये किसी भी कलर में मिल सकते हैं, जो आसानी से किसी भी बैकग्राउंड में मर्ज भी हो सकते हैं।
ओह, इसीलिए हमें होटल रूम में और रेस्टोरेंट में कुछ दिखा नहीं सर। एग्जैक्टली दैट। उन्हीं ने दरअसल होटल के कमरे का और रेस्टोरेंट के फ्लोर का दोनों का कलर इस कलर के साथ मैच किया, इसीलिए हमें दिखाई नहीं दिया। और ये इलेक्ट्रिक करंट, आई मीन ये जो इलेक्ट्रिक पेंट है, ये आसानी से मिल जाता है? हाँ, मिल सकते हैं। दरअसल इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग और रिपेयरिंग के काम में आते हैं, और इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये आमतौर पर नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते, सिर्फ इंफ्रारेड लाइट में ही ये दिखाई देते हैं। मैं दिखाता हूं। देखा बॉस? हाँ, खूनी ने भी ऐसे ही इस इलेक्ट्रिक पेंट का इस्तेमाल किया और ये सर्किट बनाया। एक बात तो पक्की है, ये जो भी कोई है उसे इन सारी चीजों की पक्की जानकारी है। मगर सर, इनमें से खूनी कौन है? इस प्रोफेसर से तो मिल लिए सर, ये तो नहीं है। ये बंसी? बंसी तो एक क्लर्क है, और मुझे नहीं लगता कि एक क्लर्क को साइंस की इतनी जानकारी होगी। सर, इनमें से सबसे ज्यादा पढ़े लिखे तो ये प्रोफेसर ही लग रहे हैं। कोई ऐसा जो प्रोफेसर जितना इंटेलिजेंट तो नहीं है, लेकिन इसे इन सब चीजों की जानकारी है। वो ये है अभिजीत, ये है वो। याद है क्या कहा था इसने, कि क्या काम करता? चले ससुराल। दिलीप और रोहन पर केस हुआ था, लेकिन मुझे मालूम था अपने पैसे और पावर के दम पर वो छूट जाएंगे। लेकिन उनके पास पैसा था तो मेरे पास दिमाग। कई महीनों तक उनका पीछा किया, वो कहां जाते हैं, क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, सब कुछ। आखिर मैंने दोनों को मारने की तरकीब ढूंढ ही निकाली, इलेक्ट्रिक पेंट्स और सर्किट्स के जरिए। ये दोनों के बारे में मुझे अच्छी खासी जानकारी थी। बस दे दी दोनों को सजा, दोनों को मार दिया जिंदा जलाकर, जैसे उन्होंने मेरी सलोनी को मारा था। उमेश, तुम्हारी पत्नी के साथ जो कुछ भी हुआ उसका हम सबको अफसोस है, लेकिन दिलीप और रोहन को मारकर तुम्हें क्या मिला? क्या तुम्हारी पत्नी वापस आ गई? बदले की आग में तुमने दो लोगों की जानें ली। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी। ये जीपीएस मुझे कहां लेके जा रहा है? Go straight for 3 hours and you will reach your destination. अरे अभी आधा घंटा पहले तो जीपीएस ने बोला था 3 घंटे, फिर से 3 घंटे। हेलो। हाय स्वीटी। हाय, मैं वही सोचूं 2 घंटे से तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? अरे यार, टांग खींच लो मेरी। नहीं नहीं, मैं अपने क्यूट से सोनू की टांग कैसे खींचूंगी? तो ये सोनू बोल दिया ना,
तो दिल में कुछ कुछ होता है। क्या होता है तुम्हारे दिल में? कुच्चू कुच्चू। अरे सर, ये मेरा खबरी है, इससे जरा मैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ले रहा हूं। तुम्हारा खबरी? मैं भी तो देखूं। ओ स्नेहल, पंकज, ये कौन सा खबरी है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? अरे नहीं, रहने दो सर। मुझे ना मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर मिली थी सर, अच्छी दोस्ती हो गई हमारी। हेलो। अरे नहीं, ये फ्रेंड सर। क्या हो रहा है? कुछ नहीं सर, पंकज को एक इंपॉर्टेंट फोन आया है। पंकज को इंपॉर्टेंट फोन आया है ना, तो तुम वहां क्या कर रहे थे? चलो इधर आओ। तो इंपॉर्टेंट काम दिया था, उसका क्या हुआ? एक मिनट। हेलो। हाँ बेबी, सॉरी, थोड़ा काम आ गया था। अच्छा, तुम पहुंचे कि नहीं होटल? होटल? यहाँ मैं पूना तक भी नहीं पहुंची, तुम होटल की बात कर रहे हो? क्या सुबह की निकली हुई हो यार? हाँ यार, पता नहीं मैं, ये जीपीएस ने मुझे कहाँ पहुंचा दिया है। मैं किसी कच्ची सड़क पर हूँ। अरे कच्ची सड़क पे क्यों जा रही हो? वो सीधा हाईवे लो ना। अरे मैं हाईवे से ही जाने वाली थी, पर जीपीएस ने दिखाया कि हाईवे पे ट्रैफिक है, सो आई थॉट शॉर्टकट ले लो। फंस गई यार। अरे तुम एक काम करो, रास्ते पे कोई ना कोई होगा, उससे रास्ता पूछ लो ना। हाँ, मैं किसी से पूछती हूँ। 1 मिनट होल्ड करना तुम। ओके। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये रोड हाईवे पे कनेक्ट होगी या नहीं? जी होगी। कितना दूर है यहाँ से? हेलो स्नेहल। हेलो सर। क्या हुआ पंकज? स्नेहल। सर ये स्नेहल की गाड़ी है सर। आप लोग? सीआईडी। सर मैं इंस्पेक्टर महेश, पास के ही दिंडोशी थाने से हूँ। कुछ पता चला महेश? कुछ खास नहीं सर, लेकिन गाड़ी के पास से ही सड़क पे टूटा हुआ मोबाइल मिला। सर ये स्नेहल का है सर। तो बुरी तरह से चकनाचूर हुआ है, लगता है किसी गाड़ी से कुछ लग गया है। सर शायद मुजरिम किसी गाड़ी में आए होंगे और फिर स्नेहल को उसी गाड़ी में ले गए। सर ये लोग मेरे हाथ में एक बार आ जाए तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, स्नेहल की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी क्या? सर सीधी सादी लड़की थी सर, उसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी सर। ठीक है, और स्नेहल को जल्दी ढूंढ निकालेंगे। ये स्नेहल का बैग, पर्स, ये लैपटॉप जैसे कीमती चीज गाड़ी में ही है। सर ये जुर्म लूटपाट के इरादे से तो नहीं हुआ। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है, ये स्नेहल पुणे जा रही थी तो फिर यहाँ इस रास्ते पे क्यों आए? मतलब ये रास्ता पुणे तो नहीं जाता? जीपीएस की वजह से सर, जीपीएस उसको इस रास्ते पे ले आया। जीपीएस गलत रास्ते पे ले आया? ऐसे कैसे हो सकता है? सर एक्चुअली क्या हुआ, जीपीएस ने हाईवे पर ट्रैफिक जाम दिखाया था, इसलिए उसने ये दूसरा रास्ता ले लिया था। ओह, मतलब ये स्नेहल किसी बड़ी साजिश की शिकार हुई है। गाड़ी का कुछ मिला घर में? कुछ नहीं मिला और ना ही मिलने की कोई गुंजाइश है। क्यों, ऐसा क्यों कर रही हो? तुमको इस गाड़ी में से कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है? ये केमिकल जैसे कुछ गंध है। एग्जैक्टली, केमिकल ही है। मुजरिम ने निकलने से पहले इस गाड़ी की अच्छी खासी सफाई की है, जिम्बो कुलुक्सी नाम के केमिकल के साथ। अब इस गाड़ी में से ना तो कोई उंगली के निशान मिलेंगे और ना ही डीएनए। काम किसी प्रोफेशनल का है। सर अगर खूनी प्रोफेशनल है तो उसे ढूंढने में बहुत वक्त लग जाएगा सर। पंकज, तुम्हें कुछ वक्त के लिए भूलना होगा कि स्नेहल तुम्हारी दोस्त है, एक सीआईडी ऑफिसर की तरह सोचो। राइट सर। स्नेहल की मॉम डैड, आंटी। पंकज बेटा, कुछ पता चला? आंटी आप फिक्र मत करिए,
सर हमारी पूरी टीम है, हम स्नेहल को ढूंढ लेंगे। सुबह सुबह जब घर से निकली थी बहुत खुश थी, जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही थी ना, मैंने उसे कहा भी कि पूना जा रही हो तो ट्रेन में चली जाना, मगर उसने मेरी बात नहीं मानी। ये स्नेहल पुणे जा रही है, ये कौन कौन जानता है? हम घर वालों को और उसके कुछ दोस्तों को। पुणे में कौन सी कंपनी में जा रही थी ये जॉब इंटरव्यू देने? ओके टेक, वहां से किसी रोहित का उसे फोन आया था। रोहित? तो आप लोगों के अलावा ये रोहित जानता था कि स्नेहल पुणे आ रही है। बस ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए सर, बहुत मदद हो जाएगी। हेलो सर, मैं हूँ रोहित, इस कंपनी का HR मैनेजर। रोहित, स्नेहल नाम की एक लड़की तुम्हारी कंपनी में आने वाली थी ना जॉब इंटरव्यू के लिए आज? जॉब इंटरव्यू के लिए? नहीं तो। नहीं तो का क्या मतलब है? ये ईमेल आपकी कंपनी ने ही भेजा ना? ये तो हमारी कंपनी का ईमेल एड्रेस ही नहीं है, किसी ने नकली ईमेल से शायद उन्हें बेवकूफ बनाया। तो ऐसा तो नहीं कि अब तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो? हा? सर ये देखिए मेरा कार्ड, इसमें कंपनी का ईमेल आईडी साफ साफ लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो मैं आपको अपनी कंपनी के बॉस से भी मिलवा सकता हूं। हमारी कंपनी की सभी पोजीशंस फुल है और यहाँ पे किसी की नौकरी के लिए कोई इंटरव्यू नहीं चल रहा है। सर मतलब ये ईमेल भी उन्हीं अपराधियों ने भेजा। बहुत लंबी प्लानिंग की थी किसी ने। जो कोई भी है स्नेहल के बारे में बहुत कुछ जानता है। पंकज, जरा ठंडे दिमाग से सोचकर बताओ, क्या स्नेहल की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं सर। जरा याद करके बताओ, कभी तो उसने बताया होगा ना कि उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ होगा, हैं? याद करो। देखो यार पंकज, जिंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका कभी न कभी किसी से मनमुटाव नहीं हुआ हो। छोटा मोटा झगड़ा हुआ होगा यार किसी से। सर छोटा मोटा झगड़ा उसके फ्रेंड्स के साथ हुआ होगा सर, लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई सर कि उसे कोई उठा के ले जाए। और सर स्नेहल के घर पे किसी किडनैपर का फोन भी नहीं आया पैसे मांगने के लिए। सर वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है सर, अगर कोई पैसा मांगेगा तो वो लोग दे भी नहीं पाएंगे सर। पंकज, तुमने कहा कि जीपीएस ने उसे गलत रास्ते पे भेज दिया ना, और जीपीएस पे उसे पता चला कि ट्रैफिक जाम है एक्सप्रेसवे पर, है ना? यस सर। लेकिन सर ट्रैफिक पुलिस वालों ने बताया कि हाईवे पे कोई ट्रैफिक जाम नहीं था। वही तो, इसका मतलब है जीपीएस ने उसे गलत जानकारी दी। सर जीपीएस गलत जानकारी कैसे दे सकती है सर? आजकल तो हर दूसरा इंसान जीपीएस यूज करता है। प्रॉब्लम जीपीएस में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आजकल जिस तरह से कंप्यूटर, मोबाइल फोन और लैपटॉप हैक होते हैं, उसी तरह से जीपीएस को भी हैक किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्या कोई अपराधी इतनी प्लानिंग करता है तो फिर उसके लिए तो जीपीएस हैक करना मामूली बात है। सर पिछले 6-7 महीनों में कुछ और ऐसे लोग हैं जो स्नेहल की तरह गायब हुए हैं। इनको भी गाड़ी में से किडनैप किया गया था और वो केमिकल भी छिड़का गया था गाड़ियों के अंदर ताकि सारा सबूत मिट जाए। ओह माय गॉड, क्या हुआ सर? अभी लोग अब तक मिले ही नहीं। पंकज ऐसे घबरा मत, समझे? स्नेहल को हम ढूंढ कर लाएंगे, उसे कुछ नहीं होने देंगे, घबरा मत। पूर्वी देखो, क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर समीर वो इस केस को हैंडल कर रहा, बुलाओ उसे ब्यूरो में। सर गायब हुए सभी लोगों को एक ही तरीके से गायब किया गया। पहले उन्हें नौकरी या किसी फ्री गिफ्ट का लालच देकर बुलाया गया, फिर जीपीएस हैक करके उनको कार से उठाया गया, उसके बाद वो केमिकल डाला गया ताकि किसी को कोई सुराग न मिल सके। सर ये सब हमें भी पता चल चुका है, कोई नया सुराग मिला है, कुछ नई चीज जिससे हम मुजरिमों के करीब जा सके। सर पिछले महीने कुछ ऐसा ही सुराग हाथ लगा था मुझे। रुको साहब, यही रुको, यही। किधर है? वो सर उस पेड़ के नीचे। क्या हुआ? चलो। नहीं साहब आप जाइए।
अरे घबरा क्यों रहे हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नहीं साहब, मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा, वो जगह कहाँ है? वो सब वहाँ पेड़ के नीचे। लो मुझे दो। क्यों यही जगह है? हाँ साहब। ये आपको कैसे पता चला कि मरने वाले लोग इनमें से कोई एक है? कोई और भी तो हो सकता है। डेंटल रिकॉर्ड से यह साबित हो चुका है कि वो लाश विक्टिम नंबर 4 ऋचा कुमार की है। तो बाकी लोग जो गायब हुए उनका क्या? नहीं सर, किसी का कुछ पता नहीं चला। और ऋचा के साथ जैसा हुआ है उसे देखकर ये लगता नहीं है कि उनमें से कोई भी जिंदा बचा होगा। सर स्नेहल भी नहीं। पंकज, स्नेहल को मारा नहीं सर। पंकज रेडी लीजिए इसे बात। पंकज आजा। सर हो सकता है ये किसी सीरियल किलर का काम, शायद। नहीं पूर्वी, लगता नहीं किसी सीरियल किलर का काम है, क्योंकि नॉर्मली सीरियल किलर्स की एक पैटर्न होती है, एक डेफिनेट पैटर्न होती है खून करने की, जान देने की, यू नो। नहीं पता नहीं क्यों, पर सीरियल किलर नहीं लगता ये देखो, ये जो भी है ये तो किसी को भी मार रहा है, फिर चाहे वो लड़की हो, औरत हो या कोई मर्द हो। ये कोई स्टूडेंट्स है, ये स्टूडेंट है, उम्र का भी कोई लिहाज नहीं, कोई और ही है। ये देखो ये नताशा बेचारी, ये नताशा के साथ जब ये हादसा हुआ तब उसके साथ कोई बॉयफ्रेंड भी था उसका, कुलदीप नाम है उसका। जी सर, मैंने उससे 3 बार पूछताछ की, फिर लेकिन कुछ खास जानकारी नहीं मिली। कुलदीप? सब मेरी गलती है, मुझे नताशा को उस दिन कार में अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। सब कुछ शुरू से बताओ, पूरी बात डिटेल में। सर, नताशा MYB कंपनी में रिसेप्शनिस्ट का जॉब करती थी। तभी एक दिन अचानक उसे किसी बहुत बड़ी कंपनी से अच्छा जॉब ऑफर आया। सर एक मिनट। पहली नौकरी में नताशा को सैलरी कितनी थी? सर 20,000 रुपए। और इस नौकरी में 1 लाख रुपए सैलरी दी जा रही है। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा कि अचानक कोई इतनी बड़ी नौकरी क्यों देगा? सर अजीब तो लगा था सर, लेकिन हम लोगों ने सोचा शायद इसे किस्मत का खेल कहते हैं, और मैंने अपनी गाड़ी उठाई, नताशा को इंटरव्यू लिए छोड़ने चले। कौन से रास्ते पे आ गए हम, साथ साथ गाड़ी में। कुलदीप यार, तुमसे कितनी बार कहा है मैंने, तुम गाया मत करो, कितना बेस लगाते हो यार। अरे बाबा, मैं गाना नहीं गा रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हम लोग कहाँ आ गए। ये रास्ता तो कभी देखा नहीं मैंने। तुम ना सिर्फ GPS फॉलो करो, अपना दिमाग मत लगाओ। अरे यार, हम यकीनन गलत रास्ते पे आ गए। मैं काम करता हूँ, ट्यूटर लेता हूँ, और जो रास्ता हमें पता वहीं से चलते हैं। Oh my God! अब क्या हुआ? लगता है पंचर हो गई है। ओह नो यार, दोनों टायर पंचर हो गए। एक होता तो बदल देता। अब क्या करें यार, यहाँ टैक्सी ऑटो कुछ नहीं मिलेगा। भैया एक मिनट, यहाँ आसपास कोई मैकेनिक मिलेगा क्या? हाँ है ना, आगे 2 किलोमीटर आगे तो ही है। क्या हुआ, पंचर हो गया क्या? हाँ यार, मुझे छोड़ दोगे वहां तक? छोड़ तो दूंगा, लेकिन 50 रुपए लूंगा। अरे 100 ले लेना यार, चलो। अरे कुलदीप, तुम मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हो? तो बस यूं गया और यूं आया, ठीक है? मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था। लव यू जान। 10 मिनट तुम अंदर बैठो, बाहर मत निकलना। मैं बस यूं गया और यूं आया। चलो चलो। उसने मुझे कहा भी था उसको अकेले छोड़ के ना जाऊं मैं।
काश मैंने उसकी बात सुन ली होती। उसके बाद मैकेनिक को लेकर तुम वहां पहुंचे और वहां पे नताशा नहीं थी? नहीं सर। सर, ये बाइक वाला मिला हुआ लोगों के साथ हो सकता है। तुमने उस बाइकर का चेहरा देखा, कुछ याद है? नहीं सर, उसने हेलमेट पहना था ना। अच्छा, वो बाइक का नंबर याद है? नहीं सर, उस समय सिर्फ मुझे नताशा को इंटरव्यू में छोड़ने की जल्दी थी, इसलिए नहीं देख पाया। अच्छा, ये नताशा कोई डायरी वायरी कुछ लिखती थी? मेरा मतलब है रोज का दिनचर्या या फिर मीटिंग्स के शेड्यूल्स। डायरी तो नहीं है, लेकिन हाँ लैपटॉप जरूर है जिसमें वो अपनी जरूरी चीजें लिखा करती थी। लाइए जरा खोलो सर। पासवर्ड 20/04/1987। ये नताशा? हाँ जी सर। ये वारदात हुई थी 6 मार्च को। देखना जरा वारदात से पहले कहां गई थी वो, उसका शेड्यूल चेक करो। सर 3 मार्च को नताशा जेडी लैब्स गई थी ब्लड टेस्ट कराने। हाँ तो सर 1 हफ्ते पहले स्नेहल भी वहां गई थी जेडी लैब्स। इतनी बोरिंग फिल्म दिखाई तुमने मुझे, मालूम है सर दर्द हो रहा है। हाँ, फिल्म कहीं से भी बोरिंग नहीं थी। अरे इतनी बोरिंग फिल्म थी, मुझे भूख लग रही है, चलो कुछ खा लेते हैं वहां पे। और नहीं, मैं कुछ नहीं खा सकती, तुम खा लो। मुझे 12 आवर्स की फास्टिंग करनी है, कल मेरा ब्लड टेस्ट है। ब्लड टेस्ट? क्या हो गया तुमको? रिलैक्स, इट्स जस्ट अ ब्लड टेस्ट, नॉर्मल रूटीन चेकअप। अरे यार तुम डरा देती हो। ब्लड टेस्ट? अच्छा, ब्लड टेस्ट से डर गए? अगर मुझे कुछ हो गया तब क्या करोगे तुम? तुम दूसरी आ जाएगी ना? क्या दूसरी? दूसरी? अरे कहाँ से? कहाँ से? मारो मत यार। दूसरी? अरे यहाँ मारो मत, यहाँ पे मेरी बहुत इज्जत है। अरे आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तुमको कुछ नहीं होना चाहिए। जिसका शक था वही हुआ। सभी विक्टिम्स ने गायब होने से ठीक पहले ब्लड टेस्ट करवाया था, उसी जेडी लैब से। जेडी लैब से? चलो एक कड़ी तो मिल गई। और सर, जिन लोगों को चुना गया था उन्हें एक खास ईमेल आया था टेस्ट के कुछ दिन पहले। कैसा ईमेल? सर, ईमेल में लिखा हुआ था कि वो ये सारे टेस्ट 500 रुपए के अंदर कर सकते हैं। सर ऐसा ईमेल तो स्नेहल को भी आया था। क्या 500 रुपए के अंदर तो आजकल एक टेस्ट भी मुश्किल से होता है। वो जरा देखो क्या टेस्ट। हाँ देख लिया। यार ये तो पूरी की पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है टेस्ट की। ये 500 रुपए में हो ही नहीं सकते, कम से कम 15-20 हजार रुपए लगेंगे। क्या बात कर रहा है? हाँ तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ है सारुण के। इसका तो एक ही मकसद हो सकता है कि टेस्ट करना और लोगों को चुनना, तंदुरुस्त लोगों को चुनना और फिर उन्हें अगवा करके मार देना। पर क्यों मार देना? सर आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। 500 रुपए में ये सारे रिपोर्ट्स आ ही नहीं सकते। वही तो हम भी कह रहे हैं, इतने सारे टेस्ट 500 रुपए में कैसे हो सकते हैं? ये लैब इतनी दयालु कैसे हो गई कि इतने कम दामों में ये सारे टेस्ट करने लगी? सर हमने ऐसी कोई मेल भेजी ही नहीं है। अच्छा, वो सब छोड़ो, सच यही बताओगे या कोई और नुस्खा आजमाना पड़ेगा हमें? एक मिनट सर, आप इस तरह गलत इल्जाम लगाकर हमें धमका नहीं सकते। आप जिनके नाम दे रहे हैं वो लोग हमारे लैब में आए ही नहीं थे। ये देखिए, ये हमारे रिकॉर्ड। हम जानते वो नहीं आए थे। उनके घर वालों ने बताया कि तुम्हारे लैब से होम टेक्नीशियंस गए थे उनके घर पे ब्लड सैंपल लेने के लिए। बुलाओ सबको। ये लिस्ट देके बताइए, आप लोगों में से कौन इन लोगों के घर गया था ब्लड सैंपल लेने के लिए? मैं नहीं गया था सर। मैं भी नहीं गया था सर। मैं भी नहीं गया था सर। कोई नहीं गया था तो ब्लड सैंपल अपने आप उनके घर से उड़ के यहाँ लैब में आया था? हाँ? ये खुसुर फुसुर करना बंद करिए, जरा जोर से बोलिए या फिर सीआईडी ब्यूरो चल के बात करें। सर एक्चुअली आप सही कह रहे हैं, हम विक्टिम के घर नहीं गए थे, बल्कि वो लोग यहाँ आए थे टेस्ट करवाने के लिए। मगर उस दिन नहीं जिस दिन आप कह रहे हैं। अब ये देखिए, महीनों पहले आए थे ब्लड टेस्ट कराने के लिए, वो सारे रिपोर्ट्स के लिए नहीं। आधा सच तो आपने बोल दिया है।
अब पूरा सच बोल दीजिए, क्या किया तुम लोगों ने इनके साथ? कह तो रहे हैं कुछ नहीं किया है, जरूर किसी ने नकली ईमेल भेजा है हमारे नाम से। मगर उस नकली ईमेल भेजने वाले को यह कैसे पता चला कि तुम्हारी लैब में कौन कौन पेशेंट्स आए हैं ब्लड टेस्ट करवाने के लिए? इसका मतलब कोई तो है यहां इस लैब में जो उन मुजरिमों को ये डिटेल दे रहा था, क्यों? अच्छा ये बताइए, ये जितने लोग गायब हुए हैं उन सबकी जो ब्लड रिपोर्ट्स आई हैं उसमें कोई कॉमन बात है? कोई कॉमन एक सी बीमारी हो या फिर ब्लड ग्रुप एक हो? नहीं सर, कुछ भी कॉमन नहीं था। सबके ब्लड ग्रुप एकदम अलग अलग थे। कोई बीमारी भी नहीं थी। मतलब सबकी सेहत अच्छी थी? और ये पंकज, सबको गाड़ी में बिठाओ, ब्यूरो ले चलो इन्हें। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है सर। सर मैं सच कहता हूँ सर, मैं बेगुनाह हूँ सर। सर मैंने भी कुछ नहीं किया सर। नहीं सर, इनमें से तो कोई भी नहीं है जो उस दिन घर पे ब्लड लेने के लिए आया था। आपने ठीक से देखा? हाँ, पूरा यकीन है आपको कि इनमें से कोई नहीं था? नहीं सर, क्योंकि वो आदमी ने टोपी लगा रखी थी। सर जेडी लैब्स के बाकी के एम्प्लॉयज की कुंडली निकाली है जिन पे हमें शक है। अच्छा, कौन कौन है? एक नहीं सर, 4 ऐसे लोग हैं जिन पे शक ही शक किया जा सकता है। अच्छा सर, सबसे पहला संतोष, इसकी बीवी 8 महीने से हॉस्पिटल में थी और इसके पास इलाज के पैसे नहीं थे। पता नहीं अचानक इसकी कौन सी लॉटरी लग गई कि इसने सारे पैसे देकर अपनी बीवी का इलाज कर लिया। अच्छा, और सर ये दूसरा जतिन है, 8 महीने पहले जेडी लैब पे इसकी नौकरी लगी हुई थी और ये सारे हादसे शुरू हुए 7 महीने पहले। मतलब इसके नौकरी ज्वाइन करते ही ये सारे हादसे शुरू हो गए। बाकी दो? सर सिद्धेश और मालिनी, इनकी सैलरी 18 और 20,000 है, मगर फिर भी पिछले 6 महीनों में ये 2 फॉरेन ट्रिप्स कर चुके हैं। अच्छा, संतोष, जतिन, सिद्धेश और मालिनी, लगता है फिर से जेडी लैब जाना पड़ेगा। हाँ, मैं गया था यूरोप छुट्टियां मनाने के लिए, लेकिन वो पैसा किसी गलत काम से नहीं आया था। मेरे चाचा मेरे लिए 25 लाख रुपए छोड़ के गए थे अपनी वसीयत से। और मालिनी जी, आप भी यूरोप घुमाई तो आपके लिए भी कोई वसीयत में कोई छोड़ गया था क्या कुछ? नहीं सर, दरअसल मैं सिद्धेश के साथ ही गई थी। सिद्धेश के साथ? एक्चुअली मालिनी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ओह, लव स्टोरी। हाँ, मैंने अपनी बीवी का इलाज करवाया, मगर कोई गलत काम करके नहीं, उसके जेवर बेचकर। और तो मेरा तो घर भी गिरवी पड़ा हुआ है, अगर आप चाहें तो मैं उसके पेपर भी दिखा सकता हूँ आपको। हाँ सर, संतोष तो सुबह से शाम तक ऑफिस में ही रहता है, ये कब जाएगा किसी का ब्लड सैंपल लेने? और जतिन? जतिन तो बहुत कम ऑफिस आता है, तभी आता है जब कोई जरूरी काम हो। अच्छा, तो तभी हमारा आदमी हो सकता है कि जतिन कहाँ मिलेगा? मैं वादा करता हूँ सर, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं बताऊंगा। ये कस्में वादे सिर्फ फिल्मों में अच्छे लगते हैं, समझे? हमारे काम के नियम तो पता है ना तुम्हें? सर मैं ये शहर छोड़ के चला जाऊंगा सर, मैं देश ही छोड़ दूंगा, वो मुझे कभी ढूंढ नहीं पाएंगे सर प्लीज सर। जतिन, अपना और हमारा वक्त बर्बाद मत करो। जब जिसकी आंख बंद होनी है तो वो तो होनी ही है, समझे?
जतिन, सर वो आ रहे सर। सर अंदर कुछ चल रहा है। जतिन, जतिन, बोलो। जतिन क्या हुआ? हाँ तो किसने किया ये? किसके लिए काम करते हो तुम? बोलो। वो आँख सब देख सकती है, हाँ? सब कुछ देख सकती है। जतिन, जतिन, जतिन। ओह, वो आंख सब देख सकती है। सर सर शायद इस हार्ड डिस्क से कुछ पता चल जाए। बॉस, मिर्करी डेंथोनिन नाम के जहर से मरा है ये जतिन। मिर्करी डेंथोनिन? यार ये तो वही जहर है ना जो किसी के शरीर के अंदर चले जाए तो 5 मिनट के अंदर अंदर खत्म हो जाता है आदमी। हाँ सर, बहुत ही खतरनाक जहर है। और ये जहर बहुत ही खुफिया तरीके से छिपा करके रखा गया था इसकी इस अंगूठी में। बॉस ये इस अंगूठी में छिपा करके रखा। ये देखो, ये देख रहे हो? ये छोटी सी पिन इस सुई पर था वो जहर, और ये इस अंगूठी में। अब बॉस, इस अंगूठी को ऐसे घुमाया जाए तो ये पिन बाहर निकलती है। ये और जैसे ये सुई इसके उंगली पे लगी, देखते ही देखते पूरे शरीर में ये जहर फैल गया। लेकिन सर, जतिन अपने आप को मारेगा क्यों? जतिन को पकड़े जाने का डर था। एक बात तो पक्की है कि जतिन अपने बॉस से, जिसके लिए वो काम कर रहा था, उससे बहुत डरता था। वो इतना डरता था कि जब इसे पता चला कि हम उसे पकड़ने आ रहे हैं तो इसने खुदकुशी कर ली ताकि इसके जरिए हम उसके बॉस तक ना पहुंचे। समझे? ये मामला सिर्फ किडनैपिंग और सीरियल किलिंग का नहीं रहा, ये बहुत बड़ा चक्कर है, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बड़ा चक्कर, जिसमें कोई बड़ी गैंग इन्वॉल्व है। कोई बड़ी गैंग, वो गैंग जिसकी निशानी है आंख। सर, सर लैपटॉप में कुछ नहीं मिला। सारी फाइल्स खुद ब खुद डिलीट हो गई, ऑटो डिलीशन की वजह से। और हार्ड डिस्क? सर हार्ड डिस्क भी डैमेज हो गई थी सर, मगर एक लिस्ट हमने रिकवर कर ली। हाँ सर। अरे इसमें तो 100 से भी ज्यादा नाम है। सर स्नेहल के साथ और जितने भी लोग गायब हुए थे सर, सब उस लिस्ट में। मगर सर किसी को भी कोई बीमारी नहीं है। जरूर ये लिस्ट जतिन ने जेडी लैब में से चुरा कर अपने बॉस को दे दी, पर कौन हो सकता है इस लिस्ट में से जिसकी मौत का नंबर आ गया है? कौन हो सकता है? एक काम करो, इसमें जितने भी नाम हैं, जितने भी लोग, इन सबको फोन करो, सतर्क करो उनको बोलो उनकी जान को खतरा है। क्या? अरे नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं वाकई सीआईडी से बोल रही हूँ। आपकी जान को खतरा है, इसलिए जब तक हम ना कहें आप प्लीज घर से बाहर मत निकलिए। क्या नौकरी का बोला हुआ? मत जाना अलीशा। पर मैं तो निकलने ही वाली हूँ। नहीं, घर से मत निकलना। अलीशा, अलीशा, हेलो 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 अलीशा। क्या हुआ फ्रेडी? हेलो फ्रेडी, क्या हुआ? सर, आलिशा नाम की एक लड़की को नौकरी के लिए इंटरव्यू का बुलावा आया था, अब उसका फोन बंद आ रहा है सर। ओहो, इस वक्त कौन आ गया? अलीशा? जी, आप कौन? सीआईडी।
ओह माय गॉड, मतलब मुझे जो मॉडलिंग ऑफर मिला था वो झूठा था। वो लोग मुझे किडनैप करने वाले थे। हाँ, पर अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अलीशा अब इंटरव्यू के लिए जाएगी भी और उसे कुछ होगा भी नहीं। नहीं सर, मैं इंटरव्यू के लिए नहीं जाऊंगी सर। सर मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम नहीं जाओगी, कोई और जाएगा, अलीशा बनके। एक्सक्यूज मी। यस। एक्चुअली मैं रास्ता भटक गई हूँ। वो जीपीएस में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं? आपको जाना कहाँ है मैम? मुझे यहाँ तक, मैं अभी बताती हूँ। ये क्या किया तुमने? अलीशा के बजाय किसी और को लेकर आ गए? अरे भाई, इसमें मेरी क्या गलती? कार भी अलीशा की थी और मोबाइल भी उसी का था। तो अलीशा का ब्लड ग्रुप कहां पे है? तेरी खबर तो बॉस ही लेंगे। हेलो ब्यूटीफुल, मुझे ढूंढ रही थी क्या? लो, मैं आ गया तुम्हारे पास। हाँ, चलो। भागने की कोशिश, ब्यूटी विद ब्रेन्स। हाँ, क्या हुआ? तुम लोग क्या मक्खी मार रहे थे क्या रे? वो तो अच्छा हुआ मैं टाइम पे आ गया। तलाशी लो इसकी बराबर से। बॉस, जूते में क्या है? खुद ही देख लो। निकालो। निकाल। कितना टाइम लगाता है रे तू? हाँ, ओए, क्या हुआ भाई? ट्रैकिंग डिवाइस। तुम लोग ने ठीक से चेक नहीं किया था क्या? नहीं। और तू हीरोइन, कौन है तू? तुम लोगों की मौत। अच्छा, सीआईडी। ओ, भागो! पूर्वी? सर उस तरफ भागा।
आइए बाहर आइए, आइए जल्दी, इस तरफ संभाल के। मुझे लगा मैं यहाँ से कभी निकल ही नहीं पाऊंगी। पागल हो गया, तुम कहीं नहीं होती ना, मैं तुम्हें बचा के ले जाता। तुम इतना पसंद करते हो मुझे? 10 किलो कम हो गया तुम्हें ढूंढते ढूंढते। पागल, चलो चलो यहाँ से जल्दी चलो। इतनी आसानी से तुझे मरने नहीं देंगे। बोला, वो क्या रहा था यहाँ पे? किसके कहने पे कर रहे थे तुम ये सब? हम जिसके लिए काम करते हैं ना, तुम उसके बारे में कभी जान नहीं सकते। उसकी आंखें तुम्हें देख सकती है, लेकिन तुम उसे कभी नहीं देख सकते। हम नहीं देख सकते? हाँ, शरीर के पुर्जों के लिए लीवर, किडनी, वो क्या है ना, आजकल हर चीज ट्रांसप्लांट हो जाती है ना। क्या इंसान की शरीर की अंगों की तस्करी का इतना बड़ा व्यवहार चल रहा है? हाँ, जेडी लैब्स जैसे और भी लैब्स है जहाँ से हम लोगों के डाटाबेस चुराते हैं और उनमें से सेहतमंद लोगों को चुनते हैं ताकि उनके ऑर्गन्स बेच के करोड़ों रुपए हम विदेशी से कमा सके। किन विदेशियों को? किन विदेशियों को? दुनिया भर के विदेशी एक खास वेबसाइट पर आते हैं जहाँ पे इंसान के शरीर की अलग अलग पुर्जों की नीलामी होती है। एक बार पैसे हमारे अकाउंट में आ जाए तो क्लाइंट के ब्लड ग्रुप वाले इंसान को हम ढूंढते हैं उस लिस्ट में से। उसके बाद उनको 500 रुपए का टेस्ट वाला मैसेज भेजते हो ताकि ये पता कर सको कि उनका गुर्दा, लीवर या फिर दिल तुम्हारे क्लाइंट से मैच होता है या नहीं। हा? बिल्कुल ठीक। मैच होने के बाद हम उसे इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे मकड़ी एक मक्खी को लालच के जाल में फंसाती है। इतना सब कुछ करने के बाद भी इतनी बेशर्मी से हंस रहा? अपने किए पे जरा भी शर्मिंदा या पछतावा नहीं हो रहा तुम्हें? हंसी तो मुझे तुम लोगों पे आ रही है सीआईडी। मुझे पकड़ने से तुम्हें क्या लग रहा है? तुमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। हमारे से ऑर्गन गैंग को पकड़ना ऐसा है जैसे समुंदर में से एक लोटा पानी निकालना। अच्छा, पहले ये बता तेरा बाप कौन है? मारो मुझे। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम मुझे मार दो, क्योंकि अगर मैं जिंदा पकड़ा गया ना तो मेरा बॉस, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे घर वाले सबको मार देगा वो। कौन है तुम्हारा बॉस और कौन कौन लोग शामिल है तुम्हारे इस धंधे में? इसका जवाब आप मेरे मुंह से कभी सुन नहीं पाओगे एसीपी साहब। बॉस, एक बुरी खबर है। हमारे ऑर्गन गैंग वाली आग सीआईडी वालों ने बंद कर दी है, मगर इससे पहले रणवीर सीआईडी वालों के हाथ लग पाता, उसने अपनी जान दे दी। सीआईडी वालों ने हमारी 1000 में से एक आंख बंद कर भी दी तो क्या, वो एक आंख बंद करेंगे तो उसके जवाब में हम 100 आंखें और खोलेंगे। अब आएगा मजा खेल का। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।